Hello everyone. I hope you will be good. And now I am going to start the Indus Valley civilization and सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको और क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता। और इसका जो टाइम पीरियड है देखिए 2350 BC से स्टार्ट होता है और 1750 BC तक चलता है इसका। और देखिए इसका क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, क्योंकि इसी ने सबसे पहले क्या किया था कि पुरातत्व मतलब सर्वेक्षण का इन्होंने खोज किया था। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं को पिता माना जाता है। पुरातत्व क्या होता है कि जैसे ज़मीन से खुदाई करके मतलब कुछ विरासत मतलब कोई चीज़ हमें प्राप्त करना, जिसके हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में मतलब हमें कुछ पता चलता है। ठीक है, तो इन्होंने पुरातत्व यानी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने खोजा था, इसीलिए इनको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए इससे पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं आई, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, फिर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी। ये सारी हमें कैसे प्राप्त हुआ है? तो सारा मतलब खोज से प्राप्त हुआ है। पुरातत्व जो विभाग बनाते हैं लोग, फिर उसके वो लोग इस सब चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं लोग, तो फिर एक खुदाई किए मिट्टी की, उससे इन लोग को नई नई जानकारियाँ प्राप्त हुई कि हाँ ऐसे मतलब पहले भी सभ्यता थी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता मिली, फिर उसके बाद ये सिंधु घाटी की सभ्यता हमें मिला। इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही जो भी हमें हड़प्पा मिला या फिर मोहनजोदड़ो, ये सब जो भी थे तो ये सिंधु नदी के किनारे हमें प्राप्त हुए, इसलिए इनको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और सबसे पहले हमें कौन सा मिला? तो हड़प्पा मिला था, वो सबसे पहले हमें मिला, इसीलिए इसका नाम हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और काशी युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या हो गया था कि कापर और टीन को मिला के मतलब कांस्य ये लोग बना रहे थे लोग, तो इसलिए उसका काशी युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो ये था सिंधु घाटी की सभ्यता, यह एक नियोजित नगर व्यवस्था थी। प्रमुख फसलें यहाँ की थी गेहूँ और जौ। व्यावसायिक फसलें कॉटन कपास थी। पहली बार कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम कौन सी प्रमुख फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो गेहूँ और जौ को उगाया जाता था। और व्यावसायिक फसलें कौन सी थी? मतलब जो व्यापार करते थे, तो कॉटन यानी कपास। और ये भी क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है जो कपास मतलब सबसे पहली बार कपास को किसने उगाया था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उन्हीं के द्वारा मतलब हमें कपास प्राप्त हुआ है। ठीक, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य कैसे बनता है? तो कापर और टीन का जो मिक्सर होता है वो इसी से कांस्य मिलता है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इस टाइम के लोग लोहे के बारे में नहीं, इन लोगों को जानकारी नहीं थी, ये मात्र सत्तात्मक थी। ठीक, भाषा इनकी जो थी वो लिखित जानकारी मिलती है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लिखित तो है सिंधु घाटी की सभ्यता, परंतु इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिखित है बट इसको पढ़ा नहीं गया है। इनकी लिपि चित्रात्मक थी और इनकी जो भाषा जो लिखी जाती थी वो लेफ़्ट से राइट और फिर राइट से लेफ़्ट इधर ले जाते थे लोग। इनकी भाषा जो थी वो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट लिखा गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ये ग्रामीण एवं पितृसत्तात्मक थी। देखिए दजला फरात नदी के किनारे ये कहाँ पड़ता है मेसोपोटामिया? तो ये ईरान फारस में अब है। इस टाइम क्या है, ईरान और फारस में ये मेसोपोटामिया, वहीं पे इसको खोजा गया था। किस नदी के किनारे? ये भी पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला फरात नदी के किनारे थी। तो देखिए जो पहली बार सबसे पहली सभ्यता खोजी गई थी तो मेसोपोटामिया की थी, लेकिन ये क्या थी? ग्रामीण थी, यहाँ के लोग ग्रामीण थे। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब नाली मतलब सुनियोजित अच्छे तरीके से सब कुछ, मकान बने होते थे, पक्के मकान रहते थे,
सड़क अच्छे तरीके से रहते थे, तो इसकी वजह से ये नगरीय व्यवस्था थी। ठीक, और देखते हैं इसमें यहाँ के कौन कौन से जो नगर थे वो इम्पोर्टेंट थे। देखिए, सबसे पहला नगर था तो हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा ही नगर को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, तो हड़प्पा खोजा गया तो इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा गया। तो हड़प्पा की खोज किसने किया? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। अब ये कहाँ पड़ता है हड़प्पा? तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। यहाँ से 837 कब्रिस्तान मिला है। तो मेन तो इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा का ये किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। यहाँ से हमें क्या मिला है? तो एक कब्रिस्तान मिला है हमें। हड़प्पा जब इसकी खुदाई हुई तो हमें 837 ये पूछा जाता है कब्रिस्तान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की ये खुदाई कब हुई थी? तो 1922 में राखलदास बनर्जी, इम्पोर्टेंट है, राखलदास बनर्जी ने खोजा था। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे था। और हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था। तो मोहनजोदड़ो से हमें बहुत कुछ मिला है। यहाँ से एक विशाल स्नान गृह, अन्नागृह पाया गया है, और साथ में पशुपति की मूर्ति पाई गई है, मातृ देवी की मूर्ति, नर्तकी मतलब नृत्य करती हुई एक लड़की आदि पाया गया है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मुर्दों का टीला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का इसका अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। द माउंड ऑफ द डेड, द माउंड ऑफ द डेड। तो इम्पॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से अधिकतर मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नानागृह, सबसे बड़ा स्नानागृह है, फिर अन्नागार भी है, सबसे विशाल अन्नागार, ये कहाँ से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से ही हमें मिला है। मातृ देवी की मूर्ति की, फिर पशुपति की मूर्ति, नर्तकी, ये हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से एक बंदरगाह पाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह था वो कहाँ था? तो लोथल था। यहाँ से एक बंदरगाह पाया गया। बंदरगाह मतलब जहाँ से मतलब जहाज़ क्या होती हैं, मतलब सामान को ले जाती हैं और लेके आती हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है जहाँ से। और यहाँ पे क्या क्या होता था लोथल में, गुजरात में, कि पतन, नाव बनाने, धान की भूसी, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है? ऊँट, हाथी दाँत का पैमाना, मृदभांड, मोहरे आदि मिले हैं। यहाँ पे लोथल जो था वो गुजरात में, यहाँ पे पतन यानी जहाज़ का भी निर्माण काम होता था, जहाज़ भी बनाए जाते थे, नाव बनाए जाते थे। फिर और क्या क्या इम्पोर्टेंट, धान की भूसियाँ यहाँ से मिली हुई है। ठीक, और हाथी दाँत का पैमाना, मृदभांड, मृदभांड मतलब वो जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी को बोलते हैं। तो मृदभांड यहाँ से मिला हुआ है, मोहरें मिली हुई हैं। विदेशी व्यापार का सूचक था। तो लोथल किस लिए इम्पोर्टेंट था? यहाँ से क्या होते थे? व्यापार होते थे। ये इम्पोर्टेंट है कि व्यापार कहाँ से होता था? तो लोथल से होता था। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये इस टाइम ये जो है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, लकड़ी के हल प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है दोनों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के हल कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ होती हैं। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो से हमें क्या मिला है? यह पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
यहाँ से मन का निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चंद्रहुदुर से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन यानी जो भी सौंदर्य के लिए जो भी हम क्रीम वगैरह लगाते हैं, तो ये सब मतलब कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, तो चंद्रहुदुर से ही हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में पाया जाता है। यहाँ से उत्तम जौ, जल निकासी, पहिया बनाने, मिट्टी का हल आदि प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बनावली पड़ता कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ से क्या क्या हमें मिला है? तो उत्तम जौ मिला है, जल निकासी और पहिया बनाना, फिर मिट्टी का हल आदि हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। रोपड़ पूर्वी पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, चट और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े के साक्ष्य हमें मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि घोड़े के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा मतलब गुजरात से हमें प्राप्त हुए हैं। रंगपुर। रंगपुर भी गुजरात में स्थित है और यहाँ से धान की भूसी के ढेर मिले हुए हैं। धान की भूसी के ढेर कहाँ से हमें मिले हुए हैं? तो रंगपुर से। रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इलाहाबाद से हमें क्या मिला है? यहाँ से चावल के साक्ष्य कोयलडिलवा इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इलाहाबाद के कोयलडिलवा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। पूछा जाता है कि कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो संत कबीर नगर लहुरा देव से मिला है। कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिलता है। कपास को सिंडन या सिंडोन भी कहा जाता है। तो ये सिंधु घाटी की ही देन है कपास। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कपास की सिंधु घाटी ने ही सबसे पहले इसको उगाया था। तो कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होता है। और कपास को क्या सिंधु घाटी वासी बोलते थे? तो सिंडन और सिंडोन इसको कहा जाता था। तो देखिए ये सारे मतलब नगर थे कि किस नगर से क्या क्या हमें मिला हुआ है। इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमें किस जगह से प्राप्त हुई है। तो यही सारे हैं इधर। थैंक यू।